लोग करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। करंट अफेयर्स का मतलब ये नहीं कि सारे करंट अफेयर्स, लीगल करंट अफेयर्स जो कि तुम लोग के मतलब के हैं। हम लोग इसमें बात करने वाले हैं 0 FIR के बारे में, प्लस अभी जो रिसेंटली हाल ही में अरविंद केजरीवाल को बेल दी सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। राइट टू इंटरनेट के बारे में, डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इरेज कर दूं? ठीक है, ये मैं बस बता रही हूँ किन टॉपिक के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सारे मैं 1 बाय 1 डिटेल में बताऊंगी। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, और फ्रीडम फाइटर इंडिपेंडेंस में कौन कौन आता है। ग्रेट ग्रैंड डॉटर, नॉट कम्स अंडर डिपेंडेंस ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। manufacturer not liable for dealers misconduct. आज इन सारे टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इरेज कर दूं? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 0 FIR के बारे में। किसी को कोई आइडिया? एनी आइडिया? नो आइडिया, ओके। तो 0 FIR सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि FIR ही ना हो, जीरो से ऐसा लग रहा है, बट जैसा इसका मतलब दिख रहा है वैसा है नहीं एक्चुअल में। पहले क्या होता था कि जहाँ पे ऑफेंस कमिट हो रहा है, क्राइम जहाँ पे हो रहा है, उसी एरिया के पुलिस स्टेशन में आपको FIR करनी होती थी, ठीक है, उसी जो जिसके जुरिस्डिक्शन में वो क्राइम आ रहा हो, जिस पुलिस स्टेशन के। लेकिन फिर जो है निर्भया रेप केस के बाद एक कमेटी बनाई गई, उन्होंने जो है रिकमेंडेशन दिया कि ये 0 FIR का कॉन्सेप्ट लाना चाहिए, ताकि जो विक्टिम है उसे ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े। ऑलरेडी जो भी विक्टिम है कि हीनियस क्राइम का, वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा सफ़र कर चुका है, तो उसे और ट्रोमेटाइज ना करा जाए और विक्टिमाइज ना करा जाए। इसलिए जहाँ पे भी उसे सुटेबल हो, जो नियर बाय पुलिस स्टेशन हो, जहाँ पे वो जा सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में, वहाँ पे वो कंप्लेन फाइल कर सकें। तो इसका मतलब यही है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये 0 FIR के लिए कि वो ऑफेंस उसी जुरिस्डिक्शन में, पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में आ रहा हो। किसी भी
पुलिस स्टेशन के जुरिसडिक्शन में हुआ हो, कहीं भी कंप्लेन हो सकती है। और जो है सपोज करो मैं व्यक्ति हूँ, ठीक है, मैंने जो है हसीगंज के पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कराई और ये क्राइम यहाँ नहीं आता, मैं यहाँ की नहीं रहने वाली हूँ, क्राइम ये आ रहा है जुरिसडिक्शन में कहीं और, मड़ियाओं पुलिस स्टेशन समझ लो, ठीक। तो यहाँ का पुलिस स्टेशन मेरी कंप्लेन वहाँ भेज देगा, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस जाके मैं यहाँ कंप्लेन कराई, फिर वो खुद ही वहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। ये पहले होता था, बट नए क्रिमिनल लॉज में कहीं पे भी आप जहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में। तो मैं वही बता रही हूँ, जैसे मैंने इसमें किया हजरतगंज में पुलिस स्टेशन में, ठीक है, लेकिन जुरिसडिक्शन कहाँ है मेरा, केस कहाँ आता है, कहाँ के जुरिसडिक्शन में, किस पुलिस स्टेशन में, बड़ियाओं वाले में। तो मैंने यहाँ कंप्लेन कर दी, यहाँ का पुलिस स्टेशन खुद मेरा केस वहाँ भेज देगा, सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक। फिर जिनके पास जुरिसडिक्शन है, जिनके पास राइट है, वो फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देंगे। Can in any police station, PSC पुलिस स्टेशन है, irrespective of jurisdiction। FIR की फॉर्म क्या होती है? यस, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। समझ आई चीज? कोई कंफ्यूजन है? क्लियर हो गया ना? निर्भया रेप केस के पास जस्टिस वर्मा कमेटी बनाई गई थी, तो उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। कौन सी कमेटी थी? जस्टिस वर्मा कमेटी। एफआईआर जो मेंशन है सेक्शन 154 सब सेक्शन 1 ऑफ सीआरपीसी। वन 154 सब सेक्शन 1। नहीं, अब इसमें नए क्रिमिनल लॉज में आ गई है। लिख लिया ये इतना? एफआईआर अगर आपकी एक पुलिस ऑफिसर कंप्लेन जो एफआईआर आपके दर्ज करने से अगर मना कर दे, तब क्या करोगे? नहीं, हाईकोर्ट नहीं जाओगे। अगर आप जो विक्टिम है या कोई भी, ठीक है, आप कंप्लेन फाइल करने जा रहे हो एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट किसी पुलिस स्टेशन में, और वो पुलिस ऑफिसर आपकी कंप्लेन नहीं लॉन्च कर रहा है, कंप्लेन नहीं फाइल कर रहा है एफआईआर, तब क्या करोगे? नहीं, दो ऑप्शन है आपके पास। तो जो एफआईआर का कंटेंट होगा वो आप भेज दोगे किसे? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी को, बाय पोस्ट। तब भी अगर बात नहीं बनी तो कहाँ जाओगे? तब मैजिस्ट्रेट के पास जाओगे। अच्छा, एफआईआर किन केसेस में होती है पता है? एक कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं, एक नॉन कॉग्निजेबल होते हैं।
तो किन केसेस में एफआईआर होती है? हम्म, यस, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में एफआईआर होती है, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में कंप्लेंट होती है। इसलिए इसमें सीधे कंप्लेंट जाएगी मैजिस्ट्रेट के पास नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में, और कॉग्निजेबल में सबसे पहले एफआईआर होगी। अगर पुलिस नहीं आपकी एफआईआर दर्ज कर रही तब फिर आप एसपी को बाय पोस्ट भेजेंगे पूरा कंटेंट एफआईआर उसका, अपने कंप्लेन का इंफॉर्मेशन। तब भी अगर कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है तब आप मैजिस्ट्रेट को कंप्लेन देंगे। और जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं यही नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं। हाँ, मर्डर, ये सारी चीजें, ठीक है। और जो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं यही बेलेबल ऑफेंस होते हैं, लेस सीरियस। और कॉग्निजेबल वो होते हैं जो हीनियस क्राइम होते हैं, ज्यादा सीरियस ऑफेंसेस होते हैं। इरेज कर दूं ये शॉर्ट में लिख लो ना ताकि याद रहे। सेकेंड टाइम जाते हैं एसपी के पास, एसपी को भेजते हैं बाय पोस्ट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये भी ना, तो अगर यहाँ से भी बात ना माने तो कंप्लेंट करते हैं मैजिस्ट्रेट को। डायरेक्ट नहीं जाते हैं, डायरेक्ट कंप्लेंट करते हैं मैजिस्ट्रेट को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में। दिख रहा है? जल्दी लिखो। प्लस जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं इसमें पुलिस बिना मैजिस्ट्रेट की परमिशन के, बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, तुरंत एक्शन लेने की जरूरत होती है। लेकिन जो कॉग्निजेबल यानी नॉन बेलेबल, मैंने बताया था, रेप, मर्डर वगैरह, जो ज्यादा सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं वहां पर मैजिस्ट्रेट की परमिशन लेने की जरूरत होती है। मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना, वारंट के बिना नहीं अरेस्ट कर सकते हैं, लेस सीरियस ऑफेंसेस जो होते हैं। पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, यानी मैजिस्ट्रेट की बिना परमिशन के ये अरेस्ट कर सकते हैं, विदाउट परमिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन होते हैं? इसमें वारंट जरूरी होता है। रुको बताती हूँ। पुलिस कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट।
हो गया। हाँ तो ऊपर को, हाँ हाँ सही लिखा है मैंने। पुलिस कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट। हाँ हाँ, चीटिंग हो गया, डेफेमेशन हो गया। हाँ तो विक्टिम को कोई प्रॉब्लम ना हो, उसे और ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े, प्लस जो एविडेंस है उनके साथ वो ने टैम्पर ना किया जाए, यानी उनसे छेड़छाड़ ना हो, वो लॉस्ट ना हो एविडेंस, इसलिए ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। कौन सी कमेटी के बाद, की रिकमेंडेशन पे? जस्टिस वर्मा, निर्भया रेप केस के बाद बनाई गई थी ये कमेटी। इरेज करूं? ग्रेट ग्रैंड डॉटर, डॉटर और चिल्ड्रन। नेक्स्ट टॉपिक। नहीं, ग्रेट ग्रैंड डॉटर चिल्ड्रन नॉट एलिजिबल एज डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। बता रही हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला, ठीक है। रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन किसको किसे रिजर्वेशन मिलेगा ये भी मैटर करता है। अभी थोड़ी ना कि फ्रीडम फाइटर्स है तो जितनी भी जनरेशन की आती जाए सबको रिजर्वेशन देते जाएंगे, वो भी तो गलत हो जाएगा ना। तो इसमें एक लड़की है, पेटिशनर जो है, वो जो है फ्रीडम फाइटर की फैमिली से बिलोंग करती है, उनकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर है, ठीक है, यानी पर पोती है। हाँ, तो इन्होंने जो है इस बार नीट यूजी 2024 का एग्जाम दिया। इन्होंने इलेक्शन रिजर्वेशन के बेसिस पे इनका सिलेक्शन हुआ, लेकिन जब काउंसलिंग प्रोसेस हुई तो इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया कि आप जो है एलिजिबल नहीं है रिजर्वेशन के बेसिस पे सेलेक्ट होने के लिए। तो इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस फाइल किया कि हमें बिहार स्टेट अथॉरिटीज़ ने हमें जो है रिजर्वेशन दिया है, हमें डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर का डिक्लेयर किया है और हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए। प्लस जो यूपी पब्लिक सर्विसेज एक्ट का 1993 का जो ये प्रोविजन है कि ये यूपी के बाहर के फ्रीडम फाइटर्स को रिजर्वेशन नहीं देते हैं। जैसे यूपी में आप हो तो यूपी के लिए रिजर्वेशन था ये, तो इसे भी चैलेंज किया उन्होंने कि बाहर वालों को भी रिजर्वेशन देना चाहिए बाकी स्टेट्स वालों को, और ये ऐसा करना आर्टिकल 14, 15 और 16 का वायलेशन है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बोला कि जो सेक्शन 2B में डेफिनेशन दे रखी है फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट्स की पब्लिक सर्विसेज एक्ट में 1993 में, उसमें ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन का कहीं भी जिक्र नहीं है, तो इसलिए ये एलिजिबल नहीं होंगी फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट के रिजर्वेशन के लिए। इन लोगों को नहीं, इनके जो फ्रीडम फाइटर होंगे उनके बेटा बेटी को मिलेगा, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन यानी पोता पोती को मिलेगा, ग्रेट ग्रैंड को नहीं मिल देगा, क्योंकि डेफिनेशन में ग्रेट ग्रैंड वर्ड नहीं मेंशन है। हाँ, petitioner appeared for NEET UG 2024 and sought reservation. जैसे तुम्हारे दादा हैं, ठीक है, फ्रीडम फाइटर,
तुम्हें रिजर्वेशन मिलेगा, तुम्हारे बच्चों को नहीं मिलेगा। बट इन काउंसलिंग शी वॉज डिस्क्वालिफाइड। She filed a petition in Allahabad High Court and claimed to be dependent of freedom fighter. हम्म। हाँ, उसी से। हाँ, अभी तो तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है। ये लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने फाइल की पिटिशन इलाहाबाद हाई कोर्ट में और क्लेम किया कि मैं जो फ्रीडम फाइटर की डिपेंडेंट हूँ, मुझे रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हाँ, सेक्शन इज टाइम ऑफ वेस्ट फॉर यू गाइस। हाँ, लॉ में पढ़ना सेक्शंस अभी जरूरत नहीं है। हो गया, आगे बढ़े। थोड़ा सा बचा बस। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या बोला इस पे? हाँ, और सेक्शन 2 भी जो है पब्लिक सर्विसेज एक्ट का, यूपी पब्लिक सर्विसेज एक्ट, सॉरी, उसके अकॉर्डिंग ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं आते हैं डिपेंडेंट्स की डेफिनेशन में। 1993। अब इस सेक्शन में कौन कौन लोग मेंशन है? डिपेंडेंट्स की डेफिनेशन क्या दी है? आईपीसी नहीं, यूपी पुलिस, यूपी पब्लिक सर्विसेज एक्ट है। सन, डॉटर, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, regardless of marital status। इसका मतलब ये है कि जो ग्रैंड डॉटर या डॉटर की बात हो रही है, तो अगर उनकी शादी हो जाती है किसी और घर में, तब भी उन्हें रिजर्वेशन मिलेगा। तो यहाँ पे कहीं तुम्हें देखने को मिला कि ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन आ रहे हो? नहीं आ रहे हैं। ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन not comes under definition of dependents।
हो जाए तो मुझे बताओ। सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड बेल टू अरविंद केजरीवाल। बता रही हूँ। तो उन्हें 6 महीने के बाद बेल मिली है। इन्हें पहले एक्साइज दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में पकड़ा गया था। एक्साइज मतलब लिकर, ठीक है। हाँ, हर स्टेट के अलग एक्साइज एक्ट होते हैं। फिर इन्हें जो है करप्शन केस में पकड़ा गया था। ईडी ने इन्हें पहले पकड़ा था, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, फिर सीबीआई ने। और जब ये कस्टडी में ही थे तब इन्हें जैसी बेल ली, इन्हें अरेस्ट कर लिया सीबीआई ने, ठीक है। फिर जब इलेक्शन था, लोकसभा इलेक्शन, तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल दी थी। इंटरिम बेल क्या होती पता है? हाँ, एक टेम्परेरी बेल होती है शॉर्ट पीरियड टाइम पीरियड के लिए। जब एक इंसान की ऑलरेडी पेंडिंग होती है कोर्ट में एंटिसिपेटरी या रेगुलर बेल, तब उसे कोई अगर बहुत इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी या फैमिली इश्यूज हैं कुछ, कोई भी रीजन है, तब दिया जा सकता है। तो उन्हें इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग करने के लिए दी थी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल। इंटर अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है। अगर उन्होंने क्राइम किया हो, प्रूफ हो गया होता, तो बेल कैसे मिलती? अभी वो चल ही रहा है केस, बेल मिल गई है। हाँ, उन्होंने रिजाइन क्यों किया है वो भी मैं बताती हूँ अभी, ठीक है। तो इंटरिम बेल क्या होती है? टेम्परेरी होती है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है, ठीक है। हाँ, इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी हो गया है, फैमिली या बाकी और रीजन। जो बेल मिली अभी, अब रेगुलर बेल है, पर मतलब एक तरह से परमानेंट वाली। बट कोर्ट के पास राइट होता है, वो कैंसिल भी कर सकता है बेल। जैसे जो वो फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा था ना, तो लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है पलिया, तो वहाँ पे फार्मर प्रोटेस्ट हुआ, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ गई थी, मतलब चढ़ा दी थी जो भी था। तो बहुत ही जल्दी जो अक्यूज थे उसमें, उन्हें बेल दे दी थी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेल वापस ले ली थी, उन्हें फिर से जेल जाना पड़ा था। तो ऐसा नहीं कि बेल एक बार मिल गई तो सुप्रीम कोर्ट उसे वापस नहीं कर सकता, अपना ऑर्डर रिवर्स बैक नहीं कर सकता अपना या किसी भी लोअर कोर्ट का। तो इन्हें जो है लोकसभा के इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग करने के लिए मिली थी। फिर जो तुम बोल रहे हो कि अरविंद केजरीवाल ने आज रिजाइन कर दिया है, उन्हें सक्सीड किसने किया है? आतिशी ने। तो नई सीएम दिल्ली की आतिशी हो गई है। ये पॉलिटिकल लीडर उन्हीं की पार्टी की है, आपकी। तो अरविंद केजरीवाल ने रिजाइन कर दिया है। और नई सीएम कौन है? बता रही हूँ। ये रेस कर दूं ना, ये रेस कर दूं। वाई केजरीवाल रिजाइंड। तो तुम लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ा, कोई न्यूज़ पढ़ी? हम्म। सुप्रीम कोर्ट ने जो उन्हें बेल दी है, 2 जजेस बेंच थी, ठीक है। तो जब बेल देता है कोर्ट, तो कई सारी कंडीशंस भी लगाता है।
एक तो बेल बॉन्ड होता है जिसमें आपको एक अमाउंट देना होता है। अरविंद केजरीवाल से 10 लाख रुपए का बेल बॉन्ड लिया, ठीक। दो श्योरिटीज, मतलब दो लोग आपकी जिम्मेदारी लेते हैं कि हाँ ये कोई क्राइम कमिट नहीं करेंगे, प्लस आप जब भी कोर्ट में आने को बोलेंगे कोर्ट में अपियर होंगे। तो दो श्योरिटीज थी इसमें। हम्म, नहीं दो, लेकिन रिसेंट जो मैंने पढ़ा है मैंने वो दो था, ठीक है। और प्लस कोर्ट ने ये बोला कि अपना जो इनका ऑफिस है सीएम ऑफिस, ये अपना ऑफिस विजिट नहीं करेंगे, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट साइन नहीं करेंगे, जो इन पे केस चल रहा है केस के बारे में पब्लिकली कोई कमेंट नहीं करेंगे। तो इन्हें जो ये सारे रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं कोर्ट ने कि आप अपना ऑफिस विजिट नहीं करेंगे, कोई डॉक्यूमेंट ऑफिशियली साइन नहीं करेंगे, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स अपने, तो इस वजह से इन्हें रिजाइन करना पड़ा। इसलिए इन्होंने रिजाइन किया और आतिशी नई सीएम बनी। क्या चीज? तुम्हें क्यों कह रहे हो कि तब तक के लिए है जब तक केस चलेगा? जब तक केस चलेगा या सुप्रीम कोर्ट जब तक अपनी कंडीशन वापस नहीं लेती। ये भी हो सकता है कि केस चलता रहे, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ये अपनी कंडीशन वापस ले ले, ठीक है। कंडीशन ये हटा भी सकता है। क्या क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने? क्या कंडीशंस लगाई सुप्रीम कोर्ट ने? हाँ, नॉट कमेंट पब्लिकली ऑन द केस, और ये अपना सीएम ऑफिस विजिट नहीं करेंगे, नॉट टू विजिट सीएम ऑफिस, नॉट साइन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। अब समझ आ गया रीजन की क्यों रिजाइन किया इन्होंने? नहीं। हम्म, बाद में बात करेंगे इस बारे में। दिल्ली की गवर्नमेंट की बात हो रही है ना यहाँ पे। आगे बढ़े अब, आगे बढ़ते हैं। उमाम, जितने पॉइंट मैंने बताया अभी तक बताओ। नहीं बताओ। इंटरिम बेल क्या होती है? अरविंद केजरीवाल को क्यों मिली थी? इलेक्शंस के लिए कैंपेनिंग करनी थी। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बेल दी तो कुछ उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस दिए, कुछ कमेंट्स दिए। तो उसमें से एक जस्टिस ने बोला कि जो सीबीआई ने ऑलरेडी ये अरुण केजरीवाल कस्टडी में थे, ईडी ने इन्हें अरेस्ट किया था, और जैसी बेल मिली वैसी सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया। और जिस ऑफेंस के अंदर जो एलिगेशन लगा है, जिसके लिए अरेस्ट किया, वो 22 महीने पहले का था, 2 साल पहले का था। तो या तो तभी अरेस्ट किया होता, और जिस सिचुएशन में अरेस्ट किया है ऐसा लगता है जैसे बहुत ही पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में अरेस्ट किया है। और जो सीबीआई की एक इमेज बन गई है केज्ड पैरट वाली, वो छोड़ के एक्टिवली सीबीआई को काम करना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ऑब्जेक्ट्स यूज ऑफ हिंदी, हाँ नेक्स्ट टॉपिक है। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जेक्ट्स यूज ऑफ हिंदी इन जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया? कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। आर्टिकल कौन सा ये बात कहता है? कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का? नहीं, आर्टिकल 348 है। आर्टिकल 348 ये कहता है कि ऑल प्रोसीडिंग्स मस्ट बी इन इंग्लिश इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट अनलेस द पार्लियामेंट प्रोवाइड्स। जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बनाता है। अब लॉ है, ऐसा है कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन, तो ऐसा है। हिंदी है बट जरूरी नहीं है कि देखो सबको हिंदी आती हो। और वैसे ही जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, उसके साथ भी प्रॉब्लम है। जरूरी तो नहीं है कि सबको इंग्लिश आती हो और वो भी इतनी फ्लुएंट। हाँ, और जो है जितने भी लॉ के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, उनकी लैंग्वेज भी इंग्लिश होनी चाहिए, इंग्लिश ही होती है। जो बेरैक सब देखते हो लॉ के, ये लॉ जो बनता है पार्लियामेंट बनाती है, इंग्लिश में ही होता है। हाँ, इंग्लिश रहती है। तो इसीलिए मैं एक जो पेटिशनर थे, वकील एडवोकेट, वो जो है प्रोसीडिंग कर रहे थे आर्गुमेंट हिंदी में। तो जो है जो जजेस बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने बोला कि उन्होंने ऑब्जेक्शन किया और बोला कि ऑफिशियल लैंग्वेज कोर्ट की इंग्लिश है, आप इंग्लिश में प्रोसीडिंग करिए। और ये भी तो हो सकता है कि आप हिंदी में बोल रहे हैं, सामने वाले जज को हिंदी आती भी है या नहीं। तो डीवाई चंद्रचूड़ जो है सीजेआई करंट हमारे, उन्होंने काफी एम्फेसाइज किया इस चीज पे कि जजेस को रीजनल लैंग्वेज भी सिखानी चाहिए, ताकि जो एडवोकेट्स अपनी लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज में भी अपियर हो सकें कोर्ट के सामने, अपनी जो प्रोसीडिंग करें, और ये ज्यादा बेटर रोल प्ले करेगा इन डिलीवरी ऑफ जस्टिस। लैंग्वेज कहीं ना कहीं एक बैरियर है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, इंग्लिश में ही प्रोसीडिंग होगी। अब जो सामने जो प्रोसीडिंग कर रहा है जो वकील, जरूरी नहीं ना कि उसे इंग्लिश आती हो। और अगर वो किसी और लैंग्वेज में बोले, हिंदी या अपनी रीजनल लैंग्वेज में, तो ये हो सकता है कि जज को ना आती हो। और हाई कोर्ट में तो अगर प्रेसिडेंट अलाउ कर दे, प्रेसिडेंट का प्रायर कंसेंट मिल जाए, तो एक इंसान अपनी रीजनल लैंग्वेज या हिंदी में प्रोसीडिंग कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इंग्लिश ही अलाउड है, ठीक है। इन हाई कोर्ट एन एडवोकेट इन हिंदी और ऑफिशियल लैंग्वेज with the prior consent of president
यस, कौन ही लेने जाएगा कंसेंट। देखिए सुप्रीम कोर्ट के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं, इसमें सिर्फ इंग्लिश ही अलाउड है, सिर्फ इंग्लिश में प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। दिख नहीं रहा है अब? हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है कार मैन्युफैक्चरर नॉट लायबल फॉर डीलर्स मिसकंडक्ट। अच्छा, दिल्ली कंज्यूमर फोरम। बायर और कंज्यूमर से जो रिलेटेड केसेस होते हैं कंज्यूमर कोर्ट्स में जाते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, स्टेट पे, फिर सेंट्रल लेवल पे होता है, 3 लेवल पे होते हैं ये कोर्ट। तो हुंडई मोटर्स जो कंपनी है उसके अगेंस्ट केस किया एक इंसान ने, क्योंकि उन्होंने जो डीलर था इसमें उससे कार जो है का अमाउंट दिया और कार बुक करी, पर कार डिलीवर नहीं हुई। फिर जब वो गए वहाँ पे उस स्टोर पे, तो देखा वो स्टोर बंद हो चुका था। तो फिर उसने जो केस किया कि बिना कोई जो है इन्फॉर्मेशन दिए, ना मेरी कार भी नहीं डिलीवर करी, ना कोई इन्फॉर्मेशन दी, और इन्होंने अपना स्टोर बंद कर दिया, परमानेंटली शट डाउन कर दिया था। ऐसा नहीं था कि ऑफिस आवर्स खत्म हो गए थे। तो फिर उसने केस किया हुंडई मोटर्स पे। तो कोर्ट ने जो था, कोर्ट इसमें स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन, उसने ये बोला कि मैन्युफैक्चरर जो है, यानी जो हेड कंपनी है ये हुंडई मोटर्स, ये डीलर के मिसकंडक्ट के लिए लायबल नहीं होगी, क्योंकि ये जो है डीलर जो है यहाँ पे और मैन्युफैक्चरर जो है इसके बीच कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। इस केस में ही कहा गया था सिर्फ जो जो डीलर है वही यहाँ पे लायबल होगा। स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन। क्यों लायबल नहीं होगा? क्योंकि देयर वाज नो अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड डीलर।
हो जाए तो मुझे बताओ, आगे बढ़ती हूँ। अब हम लोग बात करेंगे राइट टू इंटरनेट की। तो इंटरनेट एक समझ लो बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। हर चीज के प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, फोन के भी, इंटरनेट के भी, सारी चीजों के। लेकिन जो है कॉन्स भी तो कितने ज्यादा हैं, एडवांटेजेस। इंटरटेनमेंट के सोर्स के लिए भी, पढ़ाई के लिए भी सबसे ज्यादा किस पे रिलाई करते हो? इंटरनेट, इंस्टाग्राम। ठीक है, तो बहुत अच्छी चीज़ है कि इंटरनेट का एक्सेस है हम लोगों के पास। बट कई सारी ऐसी भी जगह हैं जहाँ पे कंटेंट जो है रेस्ट्रिक्टेड कर रखा है लोगों के लिए। या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पे 10 में से एक इंसान के पास इंटरनेट का एक्सेस है। तो जो है कई बार देखते हो, अभी रिसेंटली मणिपुर में जो चल रहा है, वहाँ पे इंटरनेट शट डाउन कर दिया है। ठीक है, हाँ, इंटरनेट शट डाउन किया है, बंद कर दिया इंटरनेट। और ये ऐसा क्या पहली बार हुआ है ना? नंबर ऑफ टाइम्स। क्या चीज? लखनऊ में हो चुका है, जब वो सिटीजनशिप पे वो चला था प्रोटेस्ट तब। हाँ, जम्मू एंड कश्मीर में 213 दिन के लिए। जब वो आर्टिकल 370 हटाया जम्मू एंड कश्मीर में, तो 213 डेज के लिए ये लॉन्गेस्ट अभी तक रहा है, सबसे लंबे टाइम पीरियड के लिए जहाँ पे इंटरनेट बंद करा गया है। सोचो हम लोग एक दो दिन इंटरनेट के बिना नहीं रह पाते हैं। अगर रिचार्ज खत्म हो जाए या जो डेटा खत्म हो जाए तो कैसे होते हैं, एक दूसरे से हॉटस्पॉट लेते हैं। ठीक है, ऐसा लगता है दुनिया खत्म हो गई। तो ये सोचो वो लोग 213 दिन कैसे रहे होंगे। और ये पहली बार नहीं हुआ है ना, जम्मू एंड कश्मीर वाला, भले वो ज्यादा टाइम पीरियड के लिए हुआ है, ये जो अभी मणिपुर में किया है। जब फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था तब भी बंद किया था इंटरनेट, शट डाउन। लखनऊ में बंद हुआ था सिटीजनशिप पे, बाकी जगह भी हुआ था। मैं उस टाइम लखनऊ में ही थी जब बंद हुआ था। फिर जब फार्मर्स प्रोटेस्ट पे बंद हुआ तब मैं घर पे थी, तब भी बंद हुआ था। और कई जगह देखने को मिला है। तो बहुत ही अच्छा टूल है कि कहीं भी जरा सा भी वॉयलेंस होता है तुरंत इंटरनेट बंद करा दिया जाता है, ताकि इंफॉर्मेशन सर्कुलेट ना हो। ठीक है, तो इंटरनेट जब बंद हो जाता है तो इससे तुम्हारा क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं वायलेट हो रहा है? क्या राइट टू एजुकेशन नहीं वायलेट हो रहा है? क्या चीज? कैसे हो रहा है? स्टॉप डिस्कसिंग अबाउट दैट टॉपिक। नहीं, बहुत हो गया। तो यूएनएचआरसी ने भी, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने भी बोला था 2016 में कि इंटरनेट को राइट टू को फंडामेंटल राइट बना देना चाहिए। तो फहीमा शिरीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस है। ठीक है, इस केस में हुआ क्या कि जो पेटिशनर थी, ये फहीमा शिरीन, ये एक गर्ल्स हॉस्टल की लड़की थी। वहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल में क्या था कि शाम में 6 से 10 अलाउड नहीं था मोबाइल फोन। तो उन्होंने इस चीज के अगेंस्ट केस किया। हाँ,
इन्होंने बोला कि आर्टिकल 21 मेरा इससे अफेक्ट हो रहा है, वायलेट हो रहा है, और राइट टू एजुकेशन वायलेट हो रहा है। यूएनएचआरसी ने बोला 2016 में कि राइट टू इंटरनेट शुड बी फंडामेंटल राइट। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो इन्होंने बोला कि राइट टू इंटरनेट फंडामेंटल राइट होना चाहिए। फिर उसके बाद फहीमा शीरीन का केस आया, ये रेस कर दूं? ओके। हो गया। फहीमा शीरीन केस, वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो इनके हॉस्टल में फोन नहीं अलाउड था, कितने बजे से कितने बजे तक? किस टाइम में फोन अलाउड नहीं था इनके वहां? 6 से 10 तक। तो इन्होंने किस बेसिस पे केस फाइल किया, क्या बोला, क्या इशू था इसमें? इन्होंने बोला कि ये इंटरनेट शटडाउन मेरा वॉयलेट कर रहा आर्टिकल 21, मतलब ये चीज, सॉरी, जो फोन नहीं अलाउ कर रहे हैं इन्हें, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 क्या है? एंड आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ट्वेंटी वन ए है राइट टू एजुकेशन और राइट टू एजुकेशन। वो आर्टिकल 19(1)(a) जो तुम बता रहे हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये टॉपिक नहीं हुआ है, केस हुआ है। नेक्स्ट केस इसी का, अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इरेज करूं ये? ट्वेंटी वन ए राइट टू एजुकेशन। ओके। अब है अनुराधा भसीन का केस।
ये जम्मू एंड कश्मीर में 2019 में इंटरनेट शटडाउन हुआ था, आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट किया गया है, तब का ये केस है, उस टॉपिक पे है। आर्टिकल 370 2019 की बात है ये। तो ये अनुराधा भसीन जो है कोर्ट गई, इन्होंने बोला कि जो इंटरनेट शटडाउन हुआ है ये आर्टिकल 19(1)(a) का वायलेशन है। किसका वायलेशन है? यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और वैसे भी जो तुम्हारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो एक तुम्हारा पार्ट है, ऑनलाइन मीडिया है, उसकी तरह से भी तुम बोलते ही हो, अपना व्यू अपना एक्सप्रेस करते हो, अपने व्यूज, और एक्सप्रेशन भी तुम्हारा इसमें आता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मेंशन है साफ साफ। इवन राइट टू रिमेन साइलेंट भी इसमें आता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना एक्सप्रेशन में। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इमीडिएट थ्रेट है अगर, तो लगाया जा सकता है, इंटरनेट शटडाउन कराया जा सकता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन बट इंडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए लगा देना, जैसे 213 दिन के लिए लगाया गया, तो ये सही नहीं है। और जो फंडामेंटल राइट्स हैं प्लस जो रेस्ट्रिक्शन है उनके बीच में बैलेंस होना जरूरी है। तो उसके बाद कमेटी बनाई गई, ठीक है, और फिर जो है इंटरनेट सर्विसेज फिर से रिज्यूम करी गई। मैं इसी का आगे लिखवा रही हूँ, अनुराधा भसीन का ही केस, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा? ड्यू टू इमीडिएट थ्रेट internet shutdown can be imposed for temporary period but imposing restriction on internet for indefinite period is a concern. There should be balance between fundamental rights and restrictions. लिख लो फिर बताओ, विजिबल है? लिखो सारे केस। हाँ,
इंडेफिनिट पीरियड इज ए कंसर्न। हो गया। इसी का नेक्स्ट केस है इसी टॉपिक का, फाउंडेशन ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो जम्मू एंड कश्मीर में 3G और 4G इंटरनेट बैन था इसी टाइम पे, ठीक है, जब ये आर्टिकल 370 हटाया गया है। बस 2G अलाउड था। और 2G नेट कैसा पता चलता है तुम लोगों को पता है, ठीक है। तो उसी पे ये केस हुआ और इस केस को पॉपुलरली 4G केस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस केस में फिर सुप्रीम कोर्ट ने बैन हटा दिया और डायरेक्शंस इशू की सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप बैन खत्म करिए, फिर से रिज्यूम करिए वहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज 4G 3G अलाउ करिए। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई, फिर जो है एक साथ पूरे जम्मू एंड कश्मीर में ना खोल के थोड़े थोड़े पार्ट्स में इन्होंने एज ए ट्रायल फेज की तरह इंटरनेट रिज्यूम फिर से किया। और उन्होंने ये बोला इस केस में पेटिशनर ने कि इस तरह के बैन से वॉयलेट हो रहा है हमारा राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन एंड आर्टिकल 19(1)(a। पॉपुलरली नो 4G केस। इसमें बैन था 3G और 4G पे। कहाँ पे? कश्मीर में। 2019 की बात है, आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट किया गया है, जब हटाया गया है। क्या बोला पेटिशनर ने? वॉयलेट हो रहा है क्या? राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, और राइट टू लाइफ यानी आर्टिकल 21 एंड पर्सनल लिबर्टी। लिख लो, फिर मुझे बताओ, इरेज कर दूं, आगे लिखवाऊं। डन।
कुछ बोल रहे हो? तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए टू रिज्यूम 3G and 4G in Jammu and Kashmir. सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमिटीज बनाई, और रिज्यूमे किया इंटरनेट in limited area as trial phase. लिखो ये, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी का मैंने डिफरेंस बताया था, वो बताओ इंक्वायरी का डिफरेंस। हो गया निखिल, कंप्लीट हो गया, मैं रेज करूं? देखना नहीं, मैंने बोला ना इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी, बताओ। मैजिस्ट्रेट करता है इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन पुलिस। एफआईआर के बारे में जो मैंने अभी पढ़ाया है, एफआईआर प्लस 0 एफआईआर। अपनी नोटबुक्स बंद करो सब लोग। मैं सवाल पूछ रही हूँ, क्वेश्चंस। तुम लोग यहाँ पे जवाब दो, जो ऑनलाइन देखेंगे यूट्यूब पे वो यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में बताएं। नहीं यूट्यूब, तुम लोग यूट्यूब पे नहीं बताओगे, तुम लोग यहीं पे बताओगे। एफआईआर की फुल फॉर्म? यस, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर किस सेक्शन में मेंशन है सीआरपीसी में? और 0 एफआईआर क्या होती है? 0 एफआईआर होती है कि आप, डजेंट मैटर जुरिस्डिक्शन, उस पुलिस स्टेशन का कहाँ पे ऑफेंस कमिट हुआ है, उस ऑफेंस आ रहा है उस पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में या नहीं, आप कहीं पे भी एफआईआर लॉन्च कर सकते हो।
फिर वो क्या करेगा, आपने एफआईआर लॉन्च की अपने किसी भी पुलिस स्टेशन में, फिर क्या होगा? ट्रांसफर हो जाएगी, फिर वहां का पुलिस स्टेशन और जो पुलिस ऑफिसर होगा उस पुलिस स्टेशन का वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा। एफआईआर किन केसेस में होती है? और नॉन कॉग्निजेबल में क्या होता है? हाँ, और बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं? और नॉन बेलेबल में डिस्क्रिशनरी पावर होता है कोर्ट के पास, बेल दे या नहीं दे। थोड़ा टफ होता मिलना, बट इट डजंट मीन कि बेल मिलती नहीं। और तुम्हारे कॉग्निजेबल होंगे वही नॉन बेलेबल होंगे, प्लस नॉन बेलेबल। और जो नॉन कॉग्निजेबल होंगे वो बेलेबल होंगे। एफआईआर अगर तो पुलिस स्टेशन ऑफिसर ने तुम्हारी नहीं फाइल करी, तब क्या करोगे? एसपी को पोस्ट करोगे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को। उसने भी नहीं किया तो मैजिस्ट्रेट को कंप्लेन करोगे। अच्छा, कंप्लेन जो है किस केस में होती है? मतलब एफआईआर कॉग्निजेबल ऑफेंस में हो गई। हाँ, कंप्लेन करोगे मैजिस्ट्रेट को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में। याद हो रही है चीज अब? रिवाइज हो रहा है, पढ़ाऊंगी, बचा ये टॉपिक अभी नहीं। ऑफिशियल लैंग्वेज बताओ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की। आर्टिकल 348। और अगर प्रेसिडेंट अपना कंसेंट दे दे तो हाई कोर्ट में हिंदी या रीजनल लैंग्वेज यूज करी जा सकती है, बट सुप्रीम कोर्ट में नहीं यूज करी जा सकती है। और बाकी के जो लीगल टेक्स्ट बुक्स होती हैं वो भी, टेक्स्ट जो होती हैं लॉ के, वो भी इंग्लिश में होती हैं। हाँ, बट क्लैट का पेपर हिंदी में भी होना चाहिए, क्योंकि अभी भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से हैं। नहीं, कौन तो फिर अगर ऐसा जो कॉन्सेप्ट है, ऐसा वो लॉजिक लगा रहे हैं, तो फिर हिंदी फिर स्कूल्स हैं ही क्यों, हिंदी मीडियम रखा है क्यों, अगर उन्हें लगता है कि आगे चल के इंग्लिश में सारा काम होगा। हाँ है, ठीक है, बट जो तुम लोअर कोर्ट्स में जाओ तो वहाँ पे हिंदी में काम चलता है, तो जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है उसे वहाँ पे जाके हिंदी सीखनी पड़ती है। वहाँ पे टफ हिंदी होती है, बेसिक हिंदी नहीं होती वहाँ पे। और जो सिर्फ इंग्लिश में क्लैट का पेपर आता है, तुम्हारा राइट टू एजुकेशन भी तो वायलेट हो रहा है। एक एग्जाम तुम नहीं दे पा रहे हो जस्ट लैंग्वेज बैरियर की वजह से, तो तुम्हारा राइट वायलेट हो रहा है। और बहुत कई बार जो है मुद्दा उठा है कि हिंदी में भी होना चाहिए, बाय लैंग्वेज लैंग्वेज में होना चाहिए, एक सेक्शन हिंदी प्लस इंग्लिश होना चाहिए, एटलीस्ट हिंदी में तो कर ही दें, ताकि जैसे इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी में अटेम्प्ट कर सकें। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हिंदी आएगी तुम्हारी बेसिक हिंदी नहीं होगी। कभी लॉ की बेयर एक्ट उठा के देखना, जब बेयर एक्ट पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा, अभी तुम्हें इंग्लिश टफ लग रही है क्लैट की, जब बेयर एक्ट पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा कि
इंग्लिश ज्यादा बेटर है, उसमें ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं जो याद ही नहीं हो, मतलब समझ भी नहीं आता है, उन्हें तुम बोल ही नहीं पाओगे, प्रोनाउंस नहीं कर पाओगे, ऐसे वर्ड होते हैं। तो अगर क्लैट में आती भी है कि जिस भी एग्जाम में आती है हिंदी, तो बेसिक हिंदी नहीं होती हो। बाकी मैंने राइट टू इंटरनेट के बारे में क्या बताया? क्या चीज? राइट टू इंटरनेट फंडामेंटल राइट है। पहले यूएनएचआरसी ने बोला, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन ने 2016 में किसे फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर देना चाहिए। ठीक है। और कई बार इंटरनेट शट डाउन होता है, नंबर ऑफ टाइम्स। अभी हाल ही में मणिपुर में हुआ है, इससे पहले भी कई सिचुएशन में तुम्हें देखने को मिला है। इधर 1-2 साल के अंदर ही, 2-3 साल के अंदर बहुत बार हुआ इंटरनेट शट डाउन। और सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट इंटरनेट शट डाउन हुआ था 213 दिन के लिए जम्मू एंड कश्मीर में। 213 दिन। ठीक है। तो ये दिन याद रखना जरूरी नहीं है, आई डोंट थिंक अभी, बट मैंने बता दिया। तो इसमें 3 हम लोगों ने केस डिस्कस किए इस टॉपिक पे। एक फहीमा शीरीन का केस था वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का। हाँ, इसमें क्या था कंटेंट इसका? आयुष क्या देख रहे हो? उठा लो। हम्म, अच्छा उठा लो। फाहिमा शीरीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का क्या केस था? कंटेंट बताओ, फैक्ट्स बताओ इस केस के। देखना नहीं है उमाम? फोन नहीं अलाउड था। ठीक है, ये एक हॉस्टल में रहती थी जहाँ पे 6 to 10 फोन अलाउड नहीं था। तो इन्होंने केस किया, इन्होंने बोला कि मेरा राइट टू एजुकेशन और आर्टिकल 21 मेरा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वायलेट हो रहा है। हाँ। फिर अनुराधा भसीन का केस था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जम्मू एंड कश्मीर जो इंटरनेट शट डाउन हुआ था उस पर था। ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जो ऑनलाइन कम्युनिकेशन बंद कर दिया है इन्होंने, ये आर्टिकल 19 का वायलेशन है। ये मेरा रेस्ट्रिक्ट हो रहा आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये बोला कि एक इमीडिएट थ्रेट है अगर, ठीक है, अगर इमरजेंसी है इंटरनेट लगाने की, तो एक उस टाइम पीरियड के लिए, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप इंटरनेट शट डाउन कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं इंटरनेट, बट बहुत ज़्यादा लंबे टाइम पीरियड के लिए नहीं लगा सकते, अननेसेसरीली नहीं लगा सकते हैं। और 213 दिन बहुत ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड हो गया, एक्सेसिव। और कोर्ट ने बोला कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं प्लस जो इनका रेस्ट्रिक्शंस हैं जो मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, इनके बीच में एक प्रॉपर मेंटेनेंस बैलेंस होना चाहिए। फिर था फाउंडेशन ऑफ मीडिया प्रोफेशनल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। ये भी जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड केस है। इसे पॉपुलरली 4G केस भी बोलते हैं। इसमें 3G और 4G बैन कर रखा था, बस 2G अलाउड था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, अलाउ कर दिया, डायरेक्शंस इशू किए सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप अलाउ करो, फिर से रिज्यूमे करो वहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज। और इस केस में जो उन्होंने बोला पिटिशनर ने कि इस तरह के बैन से हमारा राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, ये सारी चीज़ें वायलेट हो रही हैं। तो कोर्ट ने रिज्यूमे करने को बोला गवर्नमेंट को। फिर गवर्नमेंट ने कमिटीज़ बनाई वहाँ पे इंटरनेट फिर से बहाल करने के लिए इंटरनेट सर्विसेज। और कुछ कुछ पार्ट में, पूरे जम्मू एंड कश्मीर में ना इन्होंने जो शुरू करके इंटरनेट थोड़े थोड़े पार्ट में एज ए ट्रायल फेज स्टार्ट किया। फिर हम लोगों ने बात की थी कार मैन्युफैक्चरर, जो इलाहाबाद हाई सॉरी दिल्ली कंज्यूमर कोर्ट ने जो बोला है कि हाँ, कि कार मैन्युफैक्चरर लायबल नहीं होगा डीलर के मिसकंडक्ट के लिए। इन्होंने एक कार, सेंट्रो कार बुक करी थी एक 3 पॉइंट समथिंग के अमाउंट पे। हाँ, फिर उस स्टोर ने जो है इन्हें डिलीवर भी नहीं करी कार, ना ही कोई इन्फॉर्मेशन दी, और वो स्टोर बंद हो गया जब ये इन्होंने जाके देखा दोबारा वहाँ पे।
तो फिर केस किया, तो कोर्ट ने बोला कि जो Hyundai मोटर्स का जो कंपनी हेड कंपनी वो लायबल नहीं होगी डीलर के मिसकंडक्ट के लिए, नॉन डिलीवरी ऑफ द व्हीकल के लिए, क्योंकि कोई अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं था मैन्युफैक्चरर और डीलर के बीच में। हाँ पेमेंट हुआ था, जहाँ से कार ले रही थी वो ले रहा था पेटिशनर, उन्हें किया था, बट हेड कंपनी जो है मेन कंपनी वो लायबल नहीं होगी, ये कहा था। फिर अरविंद केजरीवाल को जो बेल मिली उसके बारे में हम लोगों ने क्या क्या जाना? बेल क्या होती है? बेल, बेल को जो है सिंपल टर्म्स में बोलते हैं जमानत, जमानत सब यही बोलते हैं, हम लोग लॉ वाले बेल टर्म यूज करते हैं। बेल क्या होता है? बेल जो है कस्टडी से रिलीज करना किसी इंसान को जब उसका केस चल रहा है। बेल का मतलब ये नहीं होता है कि वो इंसान इनोसेंट है, ठीक है ना, अभी वो इनोसेंट है ना वो गिल्टी है, अभी केस चल रहा है, अभी प्रूव नहीं हुआ, अगर प्रूव होता तो बेल मिलती ही ना, वो कन्विक्ट हो जाता, उसे सजा मिल सुना दी जाती। क्या सोच रहे हो? कोई डाउट? हम्म, अच्छा अच्छा। बाकी मैंने बताया था बेल में रेगुलर और एंटिसिपेटरी बेल, वो बताओ। एंटिसिपेटरी बेल, और कौन दे सकता है ये? कोर्ट ऑफ सेशन या फिर हाई कोर्ट। रेगुलर बेल आप जब कस्टडी में होते हो तब मिलते हो, मिलती है। इसमें आप कस्टडी में नहीं हो, ठीक। और लास्ट टाइम जो हम लोगों ने केस डिस्कस किया था वो इस पे था, इस क्वेश्चन पे, कि एक इंसान जो ऑलरेडी कस्टडी में है किसी ऑफेंस के अंडर, तो क्या किसी और ऑफेंस के लिए एंटिसिपेटरी बेल ले सकता है? तो कोर्ट ने क्या बोला था? ले सकता है बेल, एंटिसिपेटरी बेल। एक इंसान जो ऑलरेडी किसी ऑफेंस में है, जेल में कस्टडी में, वो इंसान दूसरा ऑफेंस के लिए एंटिसिपेटरी बेल करते हैं। स्टे ये नहीं होता है, स्टे जो है जो है दूसरे सेंस में यूज करते हैं। एंटिसिपेटरी बेल कौन होता है? कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट। कब दी जाती? जब वो इंसान कस्टडी में नहीं है। रेगुलर बेल में कस्टडी में होता है। देखो स्टे तो कई चीजों पे ले सकते हो ना, किसी भी चीज पे ले सकते हो। तुम्हारा घर गिर रहा है, गिराया जा रहा है, तुम उसके अगेंस्ट चले गए कोर्ट, कोर्ट ने अगर तुम्हें स्टे दे दिया, ठीक है, तो वो सारी चीजें होती हैं। तो अरविंद केजरीवाल को ने क्यों रिजाइन करा सीएम के पोस्ट से? पब्लिकली पब्लिकली कोई कमेंट नहीं करेंगे, ना सीएम का ऑफिस विजिट करेंगे अरविंद केजरीवाल, ना ही कोई डॉक्यूमेंट साइन करेंगे ऑफिशियली। हाँ एग्जैक्टली exactly, कुछ कर नहीं सकते थे, तो इन्हें रिजाइन करना पड़ा। तो नई सीएम कौन बन गई? आतिशी। जेल जाने का इन पे देखो, दो बार इन्हें अरेस्ट कराया गया, पहले ईडी ने अरेस्ट किया, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, फिर इन्हें लीकर के केस में, करप्शन के केस में अरेस्ट किया गया। अच्छा जो जीरो एफआईआर बताई थी, वो कॉन्सेप्ट जो है, ये कॉन्सेप्ट किसके रिकमेंडेशन पे, किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया था? जस्टिस परिमा कमेटी। किस जो है किस केस के बाद ये कमेटी बन, निर्भया रेप केस के बाद बनाई गई थी? क्या हो? ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन डिपेंडेंट की डेफिनेशन में आते हैं या नहीं फ्रीडम फाइटर्स के लिए?
कौन कौन आता है? वही सन डॉटर यानी चिल्ड्रन, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, और इनकी डॉटर और ग्रैंड डॉटर की शादी हुई हो या ना हो, हुई हो, ठीक है, तब इन्हें रिजर्वेशन मिलेगा। 65 बच्चे हैं, ठीक है, तो अगर कोई, अगर डॉटर की शादी किसी और फैमिली में होगी तभी उसे रिजर्वेशन मिलेगा। इसीलिए इस प्रोविजन में मेंशन है इररिस्पेक्टिव ऑफ द मैरिटल स्टेटस। हाँ मिलेगा, क्योंकि वही ग्रैंड डॉटर ग्रैंड सन उसी में आ गया ना। नहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, थैंक यू क्लास। लास्ट के 5-10 मिनट में तुम लोग के डाउट सेक्शन लूंगी, अगर कोई मॉक टेस्ट आए हो, कोई डाउट है पूछ लो।